28 नवंबर के अगला जो सफर शुरू करना है उसके लिए बहुत सारी आईनी कानूनी पेचीदगियां थी। और एक्सटेंशन के बाद तसलसल का नाम दिया गया, तसलसल के बाद अब उसको सिनर्जी का नाम दिया गया। ट्रंप की जो सपोर्ट मौजूद है तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि मौजूदा जो रिजीम है वो जो कुछ भी तय करके आए, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने क्या तय किया, उस मीटिंग में क्या मामला हुए, किसी को इल्म नहीं है। इसलिए ये जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं ये लंच के बाद ये सारी तब्दीलियां आना शुरू हुई। व्हाइट हाउस की तस्वीर जो हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि मामला हिडन एजेंडा कुछ और है। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ 2 बिल पड़े हैं, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है वो। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने, एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है और दूसरा डिफेंस रिलेटेड है, तो इसलिए वो पड़े हैं। उनके हाथों ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक़्त के लिए। बहुत सी खबरें आगाज़ करेंगे, एक नई तहरीक जन्म लेने जा रही है पाकिस्तान में। क्या कहेंगे इस पे? ये तो होना ही है, क्योंकि इस वक्त मुकाबला सख्त शुरू हो गया है। और खास तौर पे जब हम बता रहे थे कि आखिरी 3 महीने जो हैं वो बहुत ही क्रूशल होंगे, और वो 3 महीने फिर आखिरी क्रूशल हुए और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी 27वीं गैर-आइनी तरमीम आई और उसमें उजरत इतनी थी कि उन तरामीम में फिर तरामीम करना पड़ी। और इसमें मजीद ये किया गया कि 2 लोटे लिए गए थे, लेकिन उनमें से एक मुस्ताफी हो गए और फिर हाँ। उन मुस्ताफी होने वाले सेनेटर को दोबारा आज बुलाया गया। आज दोबारा उनसे वोट लिया गया। तो ये जो सारी उजरतें हैं और ये जो बौखलाहटें हैं, इस बात का अंदाजा है कि बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है, खास तौर पे इक़्तिदार के ऐवानों में। और वो तमाम के तमाम जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आइन को जिस तरीके से बेदरीग मसला जा रहा है, मस्मार किया जा रहा है, इदारों को मस्मार किया जा रहा है, जी। उससे काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। तो ये सारी इक़दामात जो हैं, वो आज खुद ये बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है, ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उससे अंदाज़ा है कि वो उसकी बुनियादें गलत हैं। इसलिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे 28 नवंबर की जो डेडलाइन थी, वो आ गई है सर पर। और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 28 नवंबर के अगला जो सफ़र शुरू करना है, उसके लिए बहुत सारी आईनी कानूनी पेचीदगियाँ थी। और एक्सटेंशन के बाद तसलसल का नाम दिया गया, तसलसल के बाद अब उसको सिनर्जी का नाम दिया गया, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। इसलिए फिर जो अपोजिशन है, अपोजिशन में ज़्यादा मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, अपोजिशन की कुव्वत में। और ख़ास तौर पे हम कल का अगर कौमी जरगा देखें खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें सोहेल अफरीदी साहब को ये चैलेंज कर रहे थे, वो आ गए। और कल जो कौमी जरगा हुआ है उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उन तमाम जमातों को वहां पे जमा कर लिया और उस मौक़िफ़ की नफ़ी करवा दी जो कि फील्ड मार्शल चाहते हैं और जो DISPR पिशावर में कह कर आए थे। उस सारे मौक़िफ़ की जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी है और जो खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक पॉलिसी है, तमाम सियासी जमातों ने वहाँ बैठकर उसकी नफ़ी कर दी। उसमें ठीक। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, मोहसिन दावड़, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, सब के सब वहाँ पे जमा थे, तमाम के तमाम एल्डर्स। तो वो खुद एक इशारा है कि अब जो पॉलिसीज़ ये बनाना चाह रहे हैं मुस्तक़बिल में, जो 28 नवंबर के बाद अगली इनिंग्स शुरू करना चाहते हैं, उसमें ये जी। हर्डल्स आ रही हैं। तो इसलिए ऑपोज़िशन जो है, वो उसकी पोज़ीशन बेहतर हुई है और मज़ीद आने वाले दिनों में उसकी पोज़ीशन बेहतर होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये गैर-आइनी तरामीम मंज़ूर करवाई गईं और फिर उन तरामीम में सिर्फ़ चंद घंटे के अंदर-अंदर उसमें मज़ीद 8 तरामीम करना पड़ी इनको। तो ये सारे का सारा परेशानी का आलम है इक़्तिदार के ऐवानों में, जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा यकीनन पहुँच रहा है अपोज़िशन को।
सर लेकिन एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी जानिब एक बड़ी यानी इंटरनेशनल पेपर्स जितने भी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जानिब चली गई है। यानी मुल्क में तो ताकत को दबाव बख्शा जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको आप जानते हैं बेहतर तरीके से किस तरह देख रहा है? नेशनल मीडिया तो मुकम्मल तौर पर मुश्ताक की दस्तरस में है, और ठीक। जमाना बहुत मुश्ताक है, और हुँ, उसकी नजरें इस वक्त हमारे मीडिया पर हैं। और वो तो एक आप यूं समझें कि पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है उसे हुँ, टू हुँ, स्टार एक शख्स है वो कंट्रोल कर रहा है। और पाकिस्तान का जो मीडिया उसकी इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। आप हुँ, कुछ हुँ, बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। हर रोज एक नई मीडिया एडवाइस आती है, और उस हाँ, मीडिया एडवाइस के मुताबिक हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, जितने भी टीवी प्रोग्राम्स हैं। तो हुँ, जो हुँ, नहीं तो उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है, या फिर उसके मालिक को खबरदार कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपने पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल देखना है तो वो देखें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, वो ठीक वहां कह पे रहे हैं। नजर आता है। और हुँ, बाकी हुँ, इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, वो बहुत अच्छी तरीके से ये बातें बयान कर रहा है, और हुँ, हुँ, वहां पे ये सारा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में दरअसल मार्शल की कोई गुंजाइश है नहीं। मार्शल लग नहीं सकता। मार्शल ठीक ये है। लगाना चाहते हैं, लेकिन उसको पजीराई नहीं मिलेगी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के बाहर। इसलिए हुँ, ये सारे का सारा एक जाली निजाम खड़ा किया गया है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को हुँ, तब्दील करके, जाली फॉर्म हुँ, 47 हुँ, तकसीम करके। तो दुनिया को तो इस सारे मामले का इल्म है, और खास तौर पे जो हमारे कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए थे, उनकी जो रिपोर्ट है वो भी तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा वहां पे मौजूद है। इसलिए हुँ, हुँ, इनकी जो लेजिटिमेसी तो है नहीं, ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इलिजिटिमेट सेटअप है, और उसके पीछे हमारे खड़े हैं जनरल साहब। अब ठीक जनरल हो। साहब जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स लेना चाहते हैं, और उन्होंने ये पावर्स ले ली हैं। और हुँ, हुँ, मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो फौजी सरबराह हैं उनको भी इतनी पावर्स नहीं हैं जितने इख्तियार जनाब जनरल साहब आसिम मुनीर साहब ने ले लिए हैं। तो हुँ, हुँ, इसलिए अगर आलमी मीडिया लिख रहा है तो बिल्कुल 100% दुरुस्त लिख रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक मुकम्मल तौर पे ये 28 नवंबर के बाद, 29 नवंबर के बाद जो मुकम्मल तौर पे गिरफ्त होगी जनरल आसिम मुनीर साहब की, और उसको वो रूल करेंगे बराह रास्त, क्योंकि जो अंदर से उनको जहां जहां से वो समझते थे कि उनको रेजिस्टेंस है, मजामत हो रही है, उसको उन्होंने दबाने की कोशिश की है। ये जो फसीलें खड़ी हुँ, की गई हैं 27वीं हुँ, गैर आइनी हुँ, हुँ, तरमीम के अंदर, वो फसीलें अपनी हिफाजत के लिए खड़ी की गई हैं, लेकिन ये देर पार नहीं होंगी, क्योंकि ये गैर अखलाकी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, और गैर आइनी भी हैं। और दूसरा हुँ, ये कि 75 साल से कायम जो इदारे हैं, मजबूत इदारे, खा वो सिविल हैं या अस्करी हैं, हुँ, वो हुँ। सबको सब इदारों को इन्होंने उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे उनके तंजीमी ढांचे को मस्मार कर रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। सर लेकिन अब एक जानिब आप कह रहे हैं इंटरनेशनल पेपर्स, मैंने भी सवाल ये किया, लिख रहे हैं, लेकिन ट्रम्प की तो बदस्तूर एक सपोर्ट भी मौजूद है, कहा जा सकता है ये भी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सपोर्ट मौजूद है, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि मौजूदा जो रिजीम है, मिलिट्री हुँ, रिजीम हुँ, खास तौर पे, और उनके साथ उनके शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इस वक्त कौमी मफादात को नहीं देख रहे। वो उस लंच को देख रहे हैं जो उन्होंने किया था, और हुँ, उस हुँ, लंच में जो मेन्यू था, और उस मेन्यू में जो 3-4 आइटम थे, उनकी तकमील के लिए ये सब कुछ हो रहा है। हुँ, और हुँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान की मुसलसल तारीफ करना, ये हुँ, हुँ, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हुँ, जो फील्ड मार्शल हैं, वो पाकिस्तान के मफादात को कम और अमेरिकन मफादात को ज्यादा टो कर रहे हैं, और ज्यादा उस तरफ उनका रुझान ज्यादा है। इसीलिए वो जो कुछ भी तय करके आए, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने क्या तय किया, उस मीटिंग में क्या मामला हुए,
किसी को इल्म नहीं है। इसलिए ये जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं, ये लंच के बाद ये सारी तब्दीलियां आना शुरू हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए, उनको भी उन्होंने उसका तारुफ करवाया। फिर वो व्हाइट हाउस की तस्वीर जो हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि मामला हिडन एजेंडा कुछ और है। इसीलिए ये जो कौमी जरगा मैंने कहा हुआ है, क्योंकि अगर आपने कोई बाहर के मफादात को फॉलो करना है और उसकी उसकी तकमील करनी है, तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन को इस्तेमाल होना था और होना है। इसीलिए कल जो कौमी जरगा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस मामले में, और पख्तून लीडरशिप जो है वो सारी की सारी मुत्तहिद है कि अब हम अपना खून नहीं बहाएंगे और अपनी सरजमीन को बैरूनी एजेंडे की नजर नहीं करेंगे और इसको मैदान जंग नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ये मुख्तलिफ जाहिर है सबको पता है कि जो इंटरनेशनल अमेरिकन मफादात क्या हैं। अमेरिकन मफादात 3 पॉइंट हैं जी, वापस उन्हीं को अनफोल्ड कर लेते हैं। नंबर 1 था अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल को तस्लीम किया जाना। दूसरा उसका फिर जैली है, गजा में फौज भेजना। तीसरा सी पैक को आपने रोकना है, फुल स्टॉप लगाना है। ये 3 आइटम्स हैं और इन शॉर्ट, और फिर इसके आगे जैली चीजें मौजूद होंगी। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ 2 बिल पड़े हैं, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है वो। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने, एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है और दूसरा डिफेंस रिलेटेड है, तो इसलिए वो पड़े हैं। उनके हाथों ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे जहन में मौजूद हैं। और जनरल बाजवा ने जो 9 साल पहले जो शुरू किया था, एक कमिटमेंट शुरू की थी, उसका तसलसल, उसकी सिनर्जी हम देख रहे हैं, एक्सटेंशन इस वक्त भी। और वो जो 9 साल पहले जनरल बाजवा ने पहली ब्रीफिंग दी थी मीडिया पर्सन्स को, उसकी तकमील अब हम देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के इन इक़दामात के नतीजे में। तो यही है असल एजेंडा और यही है असल मामला। सर, एजेंडा ये मौजूद है। अमन जिरगा जो हुआ है, इस हवाले से आप तबसरा करें। बड़ी खूबसूरत चीज हमने देखी कि जहां पूरे मुल्क में ऑपोजिशन को जेलों में डाला जा रहा है, वहां केपी में ऑपोजिशन को स्टेज पर बिठाया गया, और बिठाया भी सुहेल आफरीदी ने, जिस पर भरपूर तनकीद की गई। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? वही ये बहुत एक अच्छा इकदाम, जो कहे जाते हैं ना, ये सारे के सारे उस मौकफ की नफी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। वहां पे वो बैठे हैं और पीटीआई ने एक नेशनल एजेंडा था, नेशनल कॉज थी और पूरे सूबे की सरजमीन का मसला था, और फिर उसके साथ मुल्की सियासत पे भी होने थे, मुल्की सिक्योरिटी पे भी। तो वहां पे उन्होंने इनवाइट किया और सारी की सारी सियासी जमातें गईं। वहां पे पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं वो गए, आफ्ताब अहमद खान शेरपा साहब वो गए, क्योंकि महा एल्डर हैं वो, पाकिस्तान अपनी उनकी अपनी जमात है और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। और उसके बाद वहां पे अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडरशिप उधर मौजूद थी, और मोहसिन दावर जो पख्तून मूवमेंट है वो मौजूद थे। तो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ स्टेट सेक्रेटरी के फराइज दिए गए थे, वो स्टेज को, पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ये मामला वही है कि जब चीजों को, जब घर में आग लगती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी लीडरशिप समझती है कि उनके घर में आग लगी हुई है और दोबारा आग भड़काई जा रही है, और उस आग का, उस जंग का ईंधन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बनना है, वहां की पॉलिटिकल क्लास ने बनना है, वहां की ब्यूरोक्रेसी ने, वहां की पुलिस ने, वहां के मीडिया ने बनना है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि सबसे ज्यादा पख्तून अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, और उन कुर्बानियों को अगर जाकर ये कहा जाए, DGISPR पेशावर में जाके ये खड़े होकर कहें कि ये तो सब दहशतगर्दों के साथी हैं, तो फिर उसका रद्द अमल यही आना होता है। और पेशावर में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े फवायद हुए हैं। वहां के मीडिया को समझने में मौका मिला कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त सोच क्या रही है पख्तून के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, पख्तून अवाम के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत के बारे में मीडिया को क्या समझती। तो उससे बड़े फवायद हुए हैं। DGISPR वहां गए, उन्होंने जो कुछ भी
जहर उगला, उसके नताइज आप देख लें कि सारी की सारी वहां की सियासी क़यादत जमा है इकट्ठी। सर लेकिन दूसरी जानब महमूद खान अजीज़ई भी ऐलान कर चुके हैं, और जो उन्होंने नुक्ता उठाया है, वो कह रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल सफारतकारों को खतूत भी हम लिखेंगे और हम सड़कों पर आएंगे। ये जो इंटरनेशनल सफारतकारों को खतूत है, क्या इससे कोई डर खौफ पैदा होगा? देखिए, इन्फॉर्म करना जरूरी है, और चूंकि ये तो टेकन एज ग्रांटेड ले रहे हैं ना सारे का सारा। हम्म, एक हम्म, चीज पहले से मौजूद है, मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट मौजूद है इन इंतखाबात और इन जाली सेटअप के बारे में। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप वो वहां पे मौजूद है और उनके हम्म, रिकॉर्ड पे मौजूद है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, ये कोई दो चार मुल्क नहीं है, दौलत मुश्तरका के कोई मेरा ख्याल है 35 से जायद या 40 से जायद ममालिक हैं जिनके हम्म, पास ये रिपोर्ट है, और ये हर फोरम पे मौजूद है। तो जब ये सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन से पहले भी धांधली की गई, इलेक्शन के दिन भी धांधली की गई, इलेक्शन के बाद भी धांधली की गई, नताइज तब्दील किए गए, हारी हुई पार्टी को जितवाया गया, जीती हुई पार्टी को हरवाया गया, ये सब कुछ हम्म, लिखा हुआ है। और जब ये सब कुछ ठीक। लिखा हुआ है तो इसलिए ये इललेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है या सेटअप है, ये कैसे मामला तय कर सकता है और ये कैसे आइन को तोड़ सकता है, आइन में तरामीम कर सकता है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है, जब इसकी बेस ही ये पार्लियामेंट जो है, ये जो अरकान पार्लिमान है, ये अरकान पार्लिमान नहीं है, ये जाली फॉर्म 47 दे के ये एलियंस हैं, इनको भेजा गया है कि ये जाली फॉर्म 47 हैं, आप जाके कब्जा कर लें। ये बाकायदा तौर पे ये इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इलिजिटिमेट कब्जा है इसका। तो अरकान पार्लिमान ही नहीं है जब, क्योंकि 8 फरवरी 2024 का जो नाजायज सेटअप है, उस सेटअप को ये तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और दवाम देने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है। 26वीं तरमीम की गई, फिर 27वीं तरमीम की गई, पहले गैर आईनी बेंच बनाया गया, उससे मसला हल नहीं हुआ, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है ताकि ये चीजें वहीं जाएं, अपने पिक एंड चूज जो नौकरी पेशा लोग हैं, जज भी यही होंगे, मुंसिफ भी यही होंगे और मुकदमे भी यही लेके जाएंगे, मुलजम मुंसिफ मुदई सब कुछ ये खुद ही होंगे, प्रोसिक्यूटर भी ये खुद होंगे। तो इसलिए ये सारे जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये इसी जाली निज़ाम को अपने ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे को दवाम देने के लिए किया जा रहा है। यही है वो असल में अंदर का खौफ, जिसकी वजह से महमूद खान अतीकी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें वो सारी मिलके हाँ। इन्फॉर्म करेंगी और उनको करना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला, ये अंदरूनी प्रेशर तो अब ये ले नहीं रहे, बैरूनी प्रेशर आएगा। इनको कम अज़ कम इनको बेलिबास तो करना चाहिए, बेनकाब तो करना चाहिए। सर 27वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, 2 जजेस के इस्तीफे की खबर चल रही है और साथ ही एक खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बुला लिया है, फुल कोर्ट इजलास कल बुला लिया है। अभी देखते हैं, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब को उन्होंने बाकायदा तौर पे जो देना था लॉलीपॉप दे दिया, उनके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लफ्ज भी लगा दिया, पहले सब कुछ वापस ले लिया गया, अब वापस कर दिया गया उनको। और चूंकि याहिया अफरीदी साहब जो हैं, वो मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी जनरल याहिया खान थे, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आखिरी चीफ जस्टिस वो याहिया खान है। तो ये जनरल याहिया, उन्होंने फौज को और मुल्क को बर्बाद किया था। ये याहिया खान है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूरी अदलिया को मस्मार कर दिया है। अब इनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खत लिख चुके हैं, जस्टिस सरमल्ला साहब लिख चुके हैं, 150 से जायद पाकिस्तान के जूरिस्ट खत लिख चुके हैं और रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस खत लिख चुके हैं। ये सब कुछ लिखा जा चुका है, इनके जमीर को झंझोड़ा जा रहा है। अब ये जो इन्होंने इजलास बुलाया है, अगर तो ये इजलास बुला के इस पे लगाना चाहते हैं ठप्पा और कहना चाहते हैं कि जनाब बिल्कुल ये सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर तो ये उससे भी वर्स्ट कंडीशन होगी। और अगर ये वाकईतन इस मामले को ओपन कोर्ट में ले जाके फुल कोर्ट बना के उनके सामने ये सारे मामला रखते हैं, तो फिर शायद कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि याहिया खान अफरीदी साहब कोई ऐसा काम करेंगे या वो कोई इतनी बड़ी हिम्मत करेंगे, क्योंकि वरना तो ये सारे के सारे मसाइल होते ही ना, और उनको तो लाया ही इसलिए गया और वो अंडर कमिटमेंट जो है उन्होंने ये चेंबर लिया है। अदरवाइज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त होना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को,
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना था मोहसिन अख्तर कैनी साहब को। 6 ऑनरेबल जजेस ने जब खत लिखा उसके बाद भी, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कल तो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे बता भी दिया कि याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है इस सारे मामले में, ये सारी तरामीम लाने में। तो इससे वर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हम जस्टिस मुनीर को रोते थे, तो जस्टिस मुनीर तो आज भी जिंदा है और उनकी बदरूहें आज भी मौजूद हैं। सर आखिरी सवाल जाते जाते, नवाज शरीफ की कल की हाजिरी और जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, 3 मर्तबा का पाकिस्तान का वजीर आजम, और लग रहा था किसी गन पॉइंट के ऊपर उन्हें असेंबली में बुलाया गया है या लाया गया है। बिल्कुल नहीं, वो गन पॉइंट पे बिल्कुल नहीं आए। वो उन्होंने जनरल जिलानी साहब की गोद से अपने सियासी सफर का आगाज किया था और जनरल आसिम मुनीर साहब की सियासी गोद में उन्होंने कल अपने सफर का इख्तिताम किया। वो दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी इस सारे अमल को सबोटाज करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए बिल्कुल ये जहन से निकाल दें, वो सिर्फ उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट, वो सिविल हो, मिलिट्री हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, जब उनकी दौलत पे कोई हाथ डालता है। जो ही उनकी दौलत पे कोई हाथ डालता है वो भड़क उठते हैं और वो फिर अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए वो बिल्कुल जहर उगलते हैं और जैसे ही उनकी दौलत महफूज हो जाती है वो बिल्कुल असील कुक्कड़ की तरह ताबेदार बन जाते हैं। तो लिहाजा कल वो बराज़ाओ रग़बत आए और वो सारे प्रोसेस में शामिल थे और उन्होंने तरमीम खड़े होकर तरमीम के हक में वोट दिया और ये सारी चीजें जो हैं इसको बिल्कुल इस तरह से मत लें, क्योंकि इसी तरीके से ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब भी नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी कल, बिलावल भुट्टो ने जानदार किस्म की जो तकरीर की, तो वो तकरीर जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी यही हुआ, क्योंकि ये 27वीं गैर आईनी तरमीम ने ना 2 खानदानों और 2 पार्टियों का जो बिल्कुल खमीर है, असली खमीर, वो सामने ला के रख दिया है। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब, जिनको वो डैडी कहते थे, वहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया था, जनरल अयूब खान साहब की सियासी गोद, और आखिरी उन्होंने उनके नवासे थर्ड जनरेशन जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी को भी इन्होंने भुला दिया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत को भी भुला दिया और अब पीपल्स पार्टी आ गई है जरदारी साहब के पास। तो इसलिए अब ये भुट्टो पार्टी नहीं है, अब बाकायदा तौर पे बिलावल भुट्टो को मैं मशवरा दूंगा कि वो अपना नाम बिलावल जरदारी रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे आके पहले फील्ड मार्शल थे, नाना ने सफर शुरू किया और आखिरी फील्ड मार्शल पे आके उन्होंने भी खत्म कर दिया। तो इसलिए ये बड़े हैं। इसी तरीके से जो अवामी नेशनल पार्टी को ले लें, उन्होंने अपने परदादा दादा और अपने अब्बा को फारिग किया और वो भी आके बैठ के उन्होंने अपने सारी अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी का जो सारा सियासी सफर है उसको मिलियामेट कर दिया। इसलिए नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो हो और या कोई और हो, तो ये बरज़ा और रग़बत आए हैं, इख्तिदार के लिए आए हैं और हर किसी को कोई ना कोई लॉलीपॉप दिया हुआ है। बिलावल भुट्टो को कहा है हम आपको वजीर आज़म बना देंगे, मरियम साहिबा को कहा हम आपको वजीर आज़म बना देंगे और बाकियों को भी कुछ ना कुछ दे देंगे। तो ये सब इक़्तिदार के लिए और अपने ज़ाती जो उनकी मालो दौलत है उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इनको।